अब जो आ रहा है ना एकदम लेटेस्ट केस लॉज है, ये पढ़ो केस। Assessee wanted to vacate leased premises. The lessor disputed. He didn't allow the assessee to vacate the premise. However, assessee vacated the premises by foregoing the security deposit. Can foregoing of security deposit be considered as revenue expenditure? अरे मतलब इधर स्टोरी क्या थी सुनो, अंदर की बात बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी नहीं लिखी है। इमेजिन करो मैं लीज पे जगह यूज कर रहा था और लीज क्या है 10-12 साल का होगा, लेकिन मुझे क्या है 5-6 साल के बाद ही घुटन होने लगे। नहीं तो लीज का एग्रीमेंट तो क्या है 10-10 12-12 साल का भी होता होगा ना, लेकिन अभी तक 10-12 साल हुए ही नहीं। इन बिटवीन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये लीज जगह पे काम नहीं करना है, मतलब होगी मेरी कोई मजबूरी और मुझे वो लीज प्रीमाइसेस को वेकेट करना था। लेकिन जो मालिक था ना लेसर, उसने क्या बोला, नहीं तू जगह खाली नहीं कर सकता है, तूने लीज के एग्रीमेंट में 10 साल का एग्रीमेंट में तू बंध चुका है, तू प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर सकता है। अरे जब प्रॉपर्टी भाड़े की होती है ना तो एग्रीमेंट जितना साल होता है उतना साल एग्रीमेंट निभाना पड़ता है। लेकिन इधर क्या थी, मेरी कोई मजबूरी थी और उस मजबूरी से मुझे एग्रीमेंट तोड़ना था। मैंने बोला 10 साल तक ये लीज कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा, मुझे तो 5वें-6ठे साल में ये प्रॉपर्टी खाली करनी है और उसका कोई रीज़न होगा। तो ऐसे में लेसर जो था, लेसर मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक था, उसने क्या बोला, तू ये करेगा ना तो मैंने तुझसे शुरुआत में जो डिपॉजिट लिया था वो मैं हड़प लूँगा। अरे उसने मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट हड़पने की धमकी दी, तो मैंने क्या बोला, रख ले जा तू। सी नॉर्मली क्या होता है, भाड़ूत्री लोग हैं ना, सुनो, एक डिपॉजिट देते हैं, वो डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, वो तो खाली सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, मेन अपना रेंटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन स्टार्टिंग में डिपॉजिट देना पड़ता है ना, तो वो डिपॉजिट एक्चुअली तो रिफंडेबल था, लेकिन सिंस मैं बीच में ही प्रॉपर्टी खाली करने का बात किया तो मुझे प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो क्या बोला कि मैं तूने जो डिपॉजिट दिया था ना तेरे को लौटाऊंगा ही नहीं। तो मैंने बोला जाने दे, नहीं चाहिए, फोरगो कर दिया, रख ले जा, मजा कर। तो अब सुनो, मैंने जो डिपॉजिट फोरगो कर दिया उसको मैं लॉस क्लेम कर सकता हूँ पीजीबीपी में, ये क्वेश्चन है। सी जब तक मैं लीज की जगह, भाड़े की जगह यूज कर रहा था ना, जब तक मैं रेंट पे कर रहा था, रेंट तो पीजीबीपी में अलाउड ही होता है। सी वो लीज प्रीमाइसेस का जो रेंटल एक्सपेंडिचर है ना, वो तो पीजीबीपी में नॉर्मल एक्सपेंडिचर के अलाउड है, उसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मैंने जो उसको डिपॉजिट दिया था जो एक्चुअली तो रिफंडेबल था, लेकिन वो रिफंड नहीं हो रहा है, उसने हड़प लिया, तो क्या उसको मैं रेवेन्यू लॉस दिखा सकता हूं? दिस इज नॉट अ लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर, क्योंकि मैंने उसको जो डिपॉजिट दिया था ना वो मेरी बैलेंस शीट में एसेट की तरह खड़ा था। मेरे को बताओ, हम लोग भाड़े की जगह लेते हैं तो प्रॉपर्टी के मालिक को जो डिपॉजिट देते हैं उसको अकाउंट्स में कहाँ दिखाएंगे? अकाउंट्स में तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट की तरह। क्यों? क्योंकि दैट डिपॉजिट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इट्स रिफंडेबल। मुझे आने वाला है तो मैं बैलेंस शीट में एसेट की तरह होल्ड करूंगा, तो और एसेट की तरह जिसको होल्ड कर रहा हूं तो मेरे लिए कैपिटल इन नेचर वाली चीज है। अब वो उसने हड़प ली तो मेरा वो रेवेन्यू लॉस नहीं है, कैपिटल लॉस माना जाएगा, और कैपिटल लॉस पीजीबीपी में अलाउड नहीं होता है, तो डिसअलाउ करना है। तो एग्जाम में ये लोग है ना, ये पीजीबीपी के सब में पॉइंट डाल सकते हैं कि अपना जो डिपॉजिट दिया हुआ था ना प्रॉपर्टी के मालिक को, वो डिपॉजिट हड़प लिया, अपना नुकसान हो गया, तो ठीक है, नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन वो रेवेन्यू लॉस माना नहीं जाएगा, इट्स अ लॉस ऑफ कैपिटल नेचर। रीजन, क्योंकि डिपॉजिट अप टिल नाउ इट वाज स्टैंडिंग एज एन एसेट इन माय बैलेंस शीट। अब वो बैलेंस शीट में से एसेट खत्म हो गया, एसेट खत्म हो गया क्योंकि वो पैसा लौटा ही नहीं रहा ना, तो फॉर मी इट्स अ कैपिटल लॉस। ये देखो क्या लिखा है, सिंस द कैरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज कैपिटल इन नेचर। उसका कैरेक्टर ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये चीज दिखती कहाँ है? अकाउंट्स में, बैलेंस शीट एसेट साइड में, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अरे मैंने भी मेरी जो क्लासरूम्स है ना, ये सब रेंट पे ली हुई है, इधर ब्रांच है अपनी, बोरीली में ब्रांच है, सब भाड़े की जगह है, तो मैंने सब प्रॉपर्टी के मालिक लोग को डिपॉजिट दिया हुआ है, तो मेरे सब डिपॉजिट दिए हुए मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखा रहा हूँ, तो उसका नेचर
कैपिटल इन नेचर है। फिर फोरगोइंग ऑफ सच डिपॉजिट विल बी लॉस ऑफ कैपिटल इन नेचर, और कैपिटल इन नेचर होता है तो पीजीपीपी में अलाउड नहीं होता है। इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन पीजीपीपी। एग्जाम में है ना, तो इसका केस लॉ का नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? महाले आनंद फिल्टर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। ओके, तो ये हो गया। ये सब नए केस लॉज हैं। नेक्स्ट केस लॉ देखो क्या है, एयर इंडिया का केस है। देखना ये भी अच्छा केस है। ये देखो इधर है ना, ये डायरेक्ट मैं ड्राइंग से बता रहा हूं। एयर इंडिया तो मालूम है ना, अपनी इंडिया की कंपनी एयर इंडिया। अब ये देखो एयर इंडिया वालों ने, स्क्रीन पर जो हाईलाइट कर वही देखना, एयर इंडिया वालों ने कोई इंजन रेंट पे ली थी, इंजन। और इन लोग के लिए इंजन मतलब एयरक्राफ्ट का इंजन। तो एयरक्राफ्ट का इंजन इन लोग ने नेदरलैंड से हायर किया था, और उसका ये लोग रेंट दे रहे थे। किसको? नेदरलैंड वाली कंपनी को। और सी, अपने जब रेंट इनकम उनको दे रहे तो उसमें टीडीएस काटने का सवाल उठा। इस पे टीडीएस आएगा कि नहीं? आना चाहिए, क्योंकि वो नेदरलैंड वाली कंपनी इंडिया से कमा रही है, और कोई एनआर इंडिया से कमाएगा तो इंडिया में टैक्स आ जाएगा। हाँ, अगर बिजनेस इनकम होता है ना, तो इंडिया में कब टैक्स आ जाएगा? जब उसका इंडिया में पी हो। ओके, लेकिन ये बिजनेस इनकम नहीं था, ये नॉर्मल रेंटल इनकम था, इंजन का रेंट। और टेक्निकली तो इंजन का रेंट तो ना रॉयल्टी होता है। मैंने पता है एक बार रॉयल्टी का डेफिनेशन कोई लेक्चर में पढ़ाया था तुमको। रॉयल्टी के डेफिनेशन में ना वो पेटेंट कॉपीराइट का तो आता ही है, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल इक्विपमेंट का रेंट होता है ना, वो भी रॉयल्टी का कैरेक्टर होता है। और ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट्स का रेंट भी रॉयल्टी जैसा ट्रीट होता है टेक्निकली। एनीवेज, इधर वो झगड़ा नहीं था, ये तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि रियल लाइफ में ना कि बड़ी बड़ी कोई मशीन्स इंजिन्स जैसी चीज रेंट पे लेते हैं ना, तो उस रेंट को भी रॉयल्टी ट्रीट करते हैं। ऐसा मैंने एक दिन बताया था, सेक्शन 9 तुमको मैंने बैरेक का खोल के भी दिखाया था कि रॉयल्टी के डेफिनेशन में इक्विपमेंट्स का भाड़ा भी आता है। एनीवेज, ये जनरल डिस्कशन है। मेरा मेन पॉइंट क्या था कि ये इनकम का कैरेक्टर रेंट या रॉयल्टी बोलो, जो भी बोलो, पीजीपीपी नहीं था। सिर्फ पीजीपीपी होता ना तो इंडिया में पी होता है तो ही टैक्स आता है, लेकिन ये पीजीपीपी इनकम नहीं है, तो उन लोग का इंडिया में पी ना भी हो ना, इंडिया से इनकम आई तो टैक्स आएगा। और ये इनकम नेदरलैंड वालों को तो एयर इंडिया से, मतलब इंडिया से है ना, तो इंडिया में टैक्सेबल है, टीडीएस भी कटना चाहिए। लेकिन अभी टीडीएस कैसे काटेंगे? तो सी, टीडीएस काटने के लिए ना नेदरलैंड्स और इंडिया के बीच में डट्टा है, और नेदरलैंड्स और इंडिया के बीच में जो डट्टा है ना, वो डट्टा में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर नेदरलैंड वाले लोग भारत से कोई रेंट रॉयल्टी जैसी चीज कमाते तो उस पर 10% टैक्स ही लगेगा। और डट्टा में लिखा हुआ है, सी, टैक्स रेट लेवी करने के लिए इनकम टैक्स लॉ में तो प्रोविजन होता ही है, लेकिन कई बार डट्टास के अंदर भी टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया होता है। सी, जनरली एक स्टूडेंट क्या है, कोई भी रेट ऑफ टैक्स याद करता है तो वो रेट देने वाला माई बाप कौन? इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन वर्ल्ड में ना डट्टास जो बनते हैं ना, उसके अंदर भी रेट ऑफ टैक्स होती है। तो पता है नेदरलैंड्स के साथ जो इंडिया का डट्टा है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कोई भी नेदरलैंड वाला बंदा भारत से इनकम कमाया रेंट रॉयल्टी नेचर का, तो उस पर 10% टैक्स आएगा। और पता है रूल क्या है? एनआर तो जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा, और डट्टा के हिसाब से 10% टैक्स था। ये केस में था ऐसा, तो 10% टैक्स था ना, ऑन विच इनकम? ये जो इंजन से रेंट मिला है, जिसको टेक्निकली रॉयल्टी भी बोल सकते हैं, उस पर 10% टैक्स लगना चाहिए, तो टीडीएस तो 10% आना चाहिए। लेकिन अड़चन क्या ही सुनो, ये नेदरलैंड वाली जो कंपनी है ना, उसके पास पैन नहीं था। पैन मतलब इंडिया का पैन कार्ड नहीं था, और नहीं था क्योंकि नेदरलैंड में बसी हुई कंपनी है, तो इंडिया का पैन कार्ड नहीं था। तो इंडिया में तो उसूल है ना, अगर पैन नंबर नहीं दिया ना तो टीडीएस 20% कटता है।
20% टीडीएस कटेगा, और अगर टीडीएस का रेट ज्यादा है तो ज्यादा कटेगा, 20% तो कटेगा ही कटेगा। तो ये झगड़ा हो गया कि इधर पैन नंबर नहीं था ना, तो 20% काटो। ये पता है 20% अगर पैन फर्निश नहीं करते तो 20% टीडीएस, ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 206AA। मैंने टीडीएस का चैप्टर पढ़ा है, तुम लोग को मान ले, उसमें मैंने टीडीएस में लास्ट में जनरल नोट्स पढ़ाई थी, उसमें एक सेक्शन था 206AA। उस सेक्शन में ये लिखा है कि अगर कोई पैन ना दे तो 20% टीडीएस आता है। तो अभी आर्ग्यूमेंट क्या था कि बिकॉज उनका पैन नहीं है तो 20% टीडीएस कटना चाहिए, कि फिर उसको इग्नोर करके अगर डट्टा में ऐसी इनकम पे 10% टैक्स है तो टीडीएस 10% काटो। एक नज़र से देखे ना तो ये नॉन रेसिडेंट लोग है ना, और नॉन रेसिडेंट तो जो रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। और डट्टा विद नेदरलैंड में ऐसा है कि 10% टैक्स आएगा तो टीडीएस 10% आना चाहिए। लेकिन साथ में वो रूल भी परेशान कर रहा है कि अगर कोई पैन ना दे तो 20% काटो। और वो पैन वाला रूल है ना, चाहे कोई रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट है, वो यूनिवर्सल रूल है कि तुम भले रेसिडेंट को पैसा दो कि नॉन रेसिडेंट को दो, अगर उसने अपना पैन देने से इनकार कर दिया तो 20% टीडीएस काटना पड़ता है। और इधर वही बात उठी रही, पैन नहीं था। तो सुनो, इसमें पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? माना कि कोई बंदा पैन फर्निश न करे तो डिडक्टर मतलब टीडीएस काटने वाला, द टैक्स डिडक्टर हैज गॉट राइट टू डिडक्ट 20% टीडीएस। लेकिन एट द सेम टाइम एक सेक्शन 90 करके है, डबल टैक्सेशन का सेक्शन है। सेक्शन 90 क्या बोलता है उनमें कि अगर दो देशों के बीच में डट्टा बनता है और उसमें कोई स्पेशल रेट्स दिए टैक्स की, तो असेसी को चॉइस है कि या तो डट्टा से गवर्नड हो या फिर इनकम टैक्स एक्ट से गवर्नड हो, विच एवर इज बेनिफिशियल। अरे ये मैंने एक दिन बोला था, एनआर टैक्सेशन के टॉपिक में एक दिन बोला था कि अगर कोई इनकम के ऊपर डट्टा में पर्टिकुलर टैक्स रेट लग रहा है और अपना इनकम टैक्स एक्ट में कुछ अलग रेट ऑफ टैक्स है, तो असेसी को ऑप्शन है टू चूज विच एवर इज बेनिफिशियल। और विच एवर इज बेनिफिशियल चूज करने का राइट सेक्शन 90 में दिया है। 90 में भी सब सेक्शन 2 करके। सेक्शन 90 कब बोलते हैं? जब दो देश के बीच में डट्टा होता है ना, तो उसके लिए सेक्शन 90 है। ये सेक्शन में मैंने एक बार बताया हुआ है। तो पता है इधर सुप्रीम कोर्ट क्या बोले? बिकॉज असेसी इज गवर्न बाय इंडियन नेदरलैंड डट्टा, ही हैज गॉट एन ऑप्शन टू बी टैक्स्ड आइदर एज पर डट्टा और एज पर इनकम टैक्स लॉ, विच एवर इज बेनिफिशियल। सो इनकम टैक्स लॉ सेज 20% काटो, 20% काटो, पैन नहीं दिया तो 20% काटो। लेकिन ही हैज एन ऑप्शन टू बी गवर्न बाय डट्टा, विच एवर इज बेनिफिशियल। और जब डट्टा में तो ऐसा लिखा ही नहीं होता कि पैन न दो तो 20% कटेगा, डट्टा में तो इतना ही बोला 10% टीडीएस काटो, 10% काटो, तो मैं 10% से गवर्न होऊंगा। तो विच एवर इज बेनिफिशियल वाला रूल मिल गया। सी, ये पूरे वर्ल्ड में रूल है। आज कोई भी बंदा डट्टा में गवर्न होता है तो उसके पास चॉइस होती है, क्या वो डट्टा की रेट से टैक्स आ जाए कि इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले तो ये क्लियर रखो, इनकम टैक्स एक्ट खुद भी रूल्स बनाता है, और जो डट्टा होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वो भी रूल्स बनाता है। और कोई बंदा है ना, इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी कवर्ड है और डट्टा में भी कवर्ड है, तो उसको चॉइस है टू चूज विच इज फेवरेबल टू हिम। सो ये पैन नहीं देता तो 20% टीडीएस होना चाहिए, ये कहाँ का नियम है? इनकम टैक्स लॉ। लेकिन नेदरलैंड वाली कंपनी क्या बोलेगी? क्यों हम इनकम टैक्स लॉ से क्यों गवर्न हुए? माना कि हमारी इनकम इंडिया से आ रही है तो इंडिया का इनकम टैक्स हमारे पे हावी होगा, लेकिन हमारे पास चॉइस है ना कि वी कैन इग्नोर इनकम टैक्स लॉ एंड वी कैन बी गवर्न्ड बाय डट्टा। और हमारा भारत के साथ जो डट्टा है नेदरलैंड वालों का, उसमें लिखा है कि ऐसी इनकम पे 10% टैक्स आता है तो टीडीएस भी 10% कटना चाहिए, और उधर पैन फर्निश नहीं किया, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो ही कैन बी गवर्न बाय 10%। तो इधर कंक्लूजन क्या है? देखो,
10 और 20, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर नेदरलैंड की कंपनी? 10। ऑब्वियसली नेदरलैंड वाली कंपनी को तो टीडीएस कम कटे, वो बेनिफिशियल है ना। तो विच एवर इज बेनिफिशियल, व्हाट इज बेनिफिशियल, 10 के 20? 10। एक्चुअली 10 कहाँ से है मालूम है? वो इंडिया नेदरलैंड डट्टा के अंदर लिखा होता है। तुम लोग है ना रियल लाइफ में डट्टास देखोगे ना, उन डट्टा के अंदर डबल टैक्सेशन का रिलीफ का तो प्रोविजन होता है, और ये भी लिखा होता है कि दो देश के बीच में इनकम का फ्लो होता है, तो उसको टैक्स मारने के लिए कुछ स्पेशल रेट्स भी होती है, और वो रेट्स इनकम टैक्स लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट होती है ना, तो यू कैन चूज द वन विच इज फेवरेबल। ये लेटेस्ट केस लॉ है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, तो एग्जाम में लाइकली हो जाता है। एक बार देखो इसका आंसर कैसा लिखा है, पढ़ो। एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 एन assessee is governed by provisions of DATA or provisions of Income Tax Act, whichever is beneficial. Okay, see DATA भी कब लगता है? जो फॉरेन वासियों के लिए। अपने तो क्या इंडिया में बैठे हैं ना, तो अपने तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से करते, लेकिन नेदरलैंड वाली कंपनी फॉरेन की है ना, तो वो लोग डट्टा भी देखते और भारत का इनकम टैक्स लॉ भी देखते, एंड क्या चूज करते हैं? देखो विच एवर इज बेनिफिशियल। फिर देखो, इन द गिवन केस द प्रोविजन ऑफ डट्टा विच प्रिस्क्राइब्स अ टैक्स रेट ऑफ 10% आर बेनिफिशियल टू द असेसी। 10% बेनिफिशियल है ना, हेंस इट शैल ओवरराइड सेक्शन 206AA पैन वाला, विच प्रोवाइड्स फॉर टीडीएस एट 20%। मतलब 20% को ओवरराइड कर देंगे, बिकॉज वी हैव एन ऑप्शन टू चूज द वन विच इज बेनिफिशियल। ये एक्चुअली पहले हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड करना मतलब सपोर्ट किया। हाई कोर्ट ने ये स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करना मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। फिर नेक्स्ट देखो, अगला वाला ट्राई करना। assessee received interest income net of TDS, मतलब TDS VDS कट के मिला था। However, the deductor failed to deposit TDS with government, hence it was not reflected in Form 26AS। ये Form 26AS सुना है कि नहीं? कभी भी अपना TDS कोई काटता है ना, तो काट के गवर्नमेंट के पास जमा करता है, तो जमा होते ही एक Form 26AS इनकम टैक्स वाले मेंटेन करते, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आपका टीडीएस जमा हो गया और रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उससे क्या है, जिनका भी टीडीएस कटता है ना, उनको दिखता है, तो एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा टीडीएस जो कटा है गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो चुका है। लेकिन इसके केस में क्या होता है ना, मैं ऐसे फील करूँ, मैं असेसी था, मेरे को कोई इंटरेस्ट इनकम है, टीडीएस काट के दिया, तो टीडीएस कट गया मेरे लिए, लेकिन जिसने मेरा टीडीएस काटा वो गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया अभी तक, मतलब काट के रखा है उसने, डिपॉजिट नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? उसकी नीयत खराब है, जो भी है, बट उससे डिपॉजिट नहीं किया। अब डिपॉजिट नहीं किया तो फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो सुनो क्या हुआ, मैंने जब रिटर्न फाइल किया ना, तो मैंने मेरा जो टीडीएस कटा उसका क्रेडिट क्लेम किया। अरे टीडीएस कटता है वो कहाँ क्लेम करते हैं? अपने जो टैक्स कैलकुलेशन का स्टेटमेंट बनाते हैं ना, सरचार्ज ऐड करते, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते, फिर बाद में बोलते हैं हमारा जो टीडीएस कटा है एडजस्ट कर दो। तो मैंने वो क्लेम किया, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने बोला नहीं, हमारे सॉफ्टवेयर में तो तेरा टीडीएस जमा किया हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या आर्ग्यूमेंट किया, अरे नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं, मुझे तो टीडीएस कट के ही मिला था ना, मेरे तो इंटरेस्ट इनकम जो आई थी वो कट के आई थी। अब सामने वाला टीडीएस काट के जमा नहीं किया, तो आपके सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें मेरा क्या कसूर? तो सुनो, इनकम टैक्स वाले पागल की तरह क्या किए, मुझसे टैक्स चार्ज कर लिए, बोले तू भर, क्योंकि क्रेडिट हम तो नहीं देने वाले। और नहीं देने का रीजन क्या था? क्योंकि अभी तक हमारे सॉफ्टवेयर में टीडीएस डिपॉजिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरा टीडीएस काटने वाला डिपॉजिट नहीं किया है, तो मुझे क्रेडिट ही नहीं दिया। तो टेल मी, क्या सही है क्या गलत है? क्या मुझे टीडीएस का क्रेडिट मिलना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स के मेरा तो टीडीएस कटा है ना, अब सामने वाले जमा नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर? मेरा तो कटा है ना, तो मेरा कट। और पता है टीडीएस कटता है तो इनकम पहले ग्रॉस करके दिखानी पड़ती है,
फिर जो कटा है उसका क्रेडिट ले लो। ये मैंने पता है टीडीएस में पढ़ाया था कि टीडीएस कटता है तो पहले ग्रॉस इनकम दिखाओ, ग्रॉस दिखाओ 198 में लिखा है, सेक्शन 198, और जो टीडीएस कटा है 199 में क्रेडिट मिलता है। 199 क्या बोलता है, तेरा टीडीएस कटा हुआ उसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इधर मुझे मिलना चाहिए कि नहीं, कि मेरा टीडीएस कटा तो था, डिपॉजिट नहीं हुआ था। ये देखो, ये सीन को फील करके बताओ, टीडीएस डिडक्ट हुआ था, डिपॉजिट नहीं हुआ था, तो अपने को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मुझे क्रेडिट मिलने का राइट है। अगर मेरा टीडीएस काटने वाला अगर डिपॉजिट नहीं किया ना, उस पे एक्शन इनिशिएट करो। मेरे से क्यों पैसा मांग रहे हो? मेरी तो कमाई कट पिट के आई है, तो मैं तो कट ही चुका हूं। और मैं जो बंदा टीडीएस से कट चुका है उसी से आप टैक्स मांग लोगे तो गलत है। मेरा टीडीएस जिसने काटा वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो उसका गला पकड़ो। आई शुड नॉट बी सफरिंग फॉर दिस। और पता है एक सेक्शन भी है लॉ में, सेक्शन 205। सेक्शन 205 क्या बोलता है, एक बार आपका टीडीएस कट गया ना तो आपके ऊपर वसूली की कार्रवाई नहीं हो सकती है। रिकवरी ऑफिसर होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो तेरे से वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको वसूली करनी भी है तो जो टीडीएस काटने वाला उनसे करो। हमारा तो कट गया तो मैं तो हाथ ऊपर कर दूंगा, मुझे तो इनकम कट पिट के मिली है, तो मेरे से वसूली मत करना। और जब मेरे से वसूली कर ही नहीं सकते तो डैट मीन्स मेरे को टैक्स पेएबल ही नहीं है, और पेएबल ही नहीं है तो मुझे क्रेडिट दो। सी सेक्शन 205 एक जनरल सेक्शन, इट सिंपली सेज कि वंस योर टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, nothing will be recovered from you, and nothing will be recovered. That means I have genuinely paid, and I have paid, तो I should get the credit. Just because TDS काटने वाला डिपॉजिट नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तो इसमें पता है गवर्नमेंट के लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, उसका गला पकड़ो। जो TDS काट के जमा नहीं किया उस पर वसूली करो, लेकिन मुझे तो मेरा क्रेडिट दो। एक तो TDS के आपके तामझाम में मेरी इनकम कट पिट के आती है, अब उसमें भी क्रेडिट देने में नाटक करोगे तो अंधा कानून है। इंश्योर क्रेडिट मिलेगा। ये देखो, क्रेडिट शुड बी अलाउड इवन इफ टीडीएस इज नॉट डिपॉजिटेड। टीडीएस डिपॉजिट नहीं भी है तो भी मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, बट मुझे ये साबित करना पड़ेगा कटा तो था, टीडीएस कटा तो था, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया, लेकिन कटा था तो उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। तो सी इसका आंसर कैसे पेश किया है, लोग यार दो सेक्शन कोट करना पड़ेगा, 199 और 205। सी 199 क्या बोलता है मैं, आपका अगर टीडीएस कटता है तो आपको क्रेडिट मिलता है, वो क्रेडिट देने वाला सेक्शन है। तो ये देखो 199 अलाउस क्रेडिट ऑफ टीडीएस। 205 क्या बोलता है, सेक्शन 205 कि वंस टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, असेसी कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द टैक्स। एक बार आपका टीडीएस कट चुका है, you will not be called upon to pay. So if I should not be called upon to pay, so I should not pay, and if I should not pay, तो I want the credit. तो ये सब सेक्शंस को माइंड में रखते हुए जजमेंट आया था। असेसी कौन था, बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बीडीआर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ हो गया। फिर ये सब के एक अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह आ सकता है। अपने को आंसर क्या लिखना है, टीडीएस कटा है तो क्रेडिट मिलेगा इवन इफ द सेम इज नॉट डिपॉजिटेड बाय द डिडक्टर। फिर ये देखो, गो डैडी नाम की कंपनी देखिए, godaddy.com है ना, उसका केस लॉ है। तो सी पहले तुमको मैं एक बार पढ़ लो, चलो सेंटेंस पढ़ लो क्या लिखा है। godaddy.com अ फॉरेन कंपनी हैविंग नो पी इन इंडिया, इट इज एन एक्रेडिटेड रजिस्ट्रार फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है ICANN, फुल फॉर्म इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट डिजाइन एटसेट्रा। कैन द फीस चार्ज बाय द असेसी फॉर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कस्टमर्स इन इंडिया बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी एंड विल इट बी टैक्सेबल इन इंडिया? तो सी ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं समझेगा, मैं तुमको इसका ड्राइंग बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये असेसी है, असेसी का नाम क्या है, godaddy.com।
ये यूएस की कंपनी, एक्चुअली यूएस की कंपनी है, और इन लोग का इंडिया में पी नहीं है, इट इज एनआर विदाउट पी, और दे आर रजिस्ट्रार अंडर ICANN, मतलब इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। अब इन लोग है ना डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, और भारत के कुछ कस्टमर है ना अपना डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और उसकी फीस GoDaddy उससे लेती है। एक से नहीं क्या होता है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, तो सुनो, आज मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का मैंने नाम क्या रखा है, www.cashirishwas.com। तो सी अपने मन से नाम रखने से नाम नहीं मिल जाता है, अपने को वो नाम अवेलेबल है कि नहीं चेक करना पड़ता है। तो लेट्स अज्यूम मैंने मेरी वेबसाइट का नाम सोचा cashirishwas.com, लेकिन वो मेरा डोमेन नेम हो गया। cashirishwas.com मेरी वेबसाइट का नाम इज द डोमेन नेम, लेकिन वो डोमेन नेम को रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। तो मैंने एप्लीकेशन किसको की थी, GoDaddy.com। एक्चुअली तो एप्लीकेशन ICANN को करते हैं, लेकिन लोग क्या ICANN को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, GoDaddy.com, वैसे अलग अलग लोग भी है, होस्टिंगर नाम का भी एक है, होस्टिंगर, GoDaddy.com, ये लोग क्या है इंटरनेट के लोग हैं, मतलब ये लोग को अपने अप्लाई करते हैं ना तो अपना वेबसाइट का नाम अप्रूव करके देते हैं। तो इमेजिन मैंने अपनी वेबसाइट की नाम के लिए अप्लाई किया, और मुझे नाम चाहिए cashirishwas.com, तो अप्लाई किया, और फिर उन लोग ने अप्रूव कर दिया कि यस दिस नेम इज अवेलेबल। सी वो चेक करना पड़ता है, तो cashirishwas नाम की और कोई वेबसाइट हुई तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उन लोग को लगा कि हाँ ये नाम तो अवेलेबल है, तो उन्होंने रजिस्टर करवा दिया, और रजिस्ट्रेशन की मुझसे फीस ली, और मैंने दे दी। और मैं क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा एक वेबसाइट का नाम अप्रूव हो गया, तो मैंने फीस दे दी। अब मैंने जो फीस दी ना, मेरे लिए तो खर्चा है, लेकिन उस कंपनी के लिए ऐसा आर्ग्यूमेंट उठा कि उसके लिए रॉयल्टी इनकम है, क्योंकि उसने मेरा नाम अप्रूव करके दिया, और नाम वाम के सिलसिले में रॉयल्टी होता है ना। अरे मुझे एक नाम दे दिया, पहचान दे दी मेरी वेबसाइट में, मेरा नाम तो है शिरीष व्यास, मेरी वेबसाइट का भी एक नाम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मुझे गूगल में ढूंढते हैं, तो गूगल में मेरी वेबसाइट का भी तो वजूद है ना। तो मेरी वेबसाइट का नाम मिल गया मेरे को, उसके लिए मैंने फीस दी, किसको, GoDaddy.com। अब उनको जो फीस मिली है, क्या उनके लिए रॉयल्टी इनकम माना जाएगा, क्योंकि रॉयल्टी इनकम माना गया ना, इट विल बी टैक्स्ड इन इंडिया इवन इफ दे डू नॉट हैव पी इन इंडिया। इनका पी नहीं था इंडिया में, GoDaddy.com का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन ठीक है ना, अगर कोई इनकम रॉयल्टी मानी गई ना तो उसमें पी वी नहीं देखते। अरे मैंने तुमको सेक्शन 9 पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था, पी का कंडीशन कब चेक करते, अगर कोई इनकम बिजनेस इनकम बनी तो। हाँ, अगर इस मैंने जो फीस दी ना मेरा वेबसाइट का नाम अप्रूव करवाने की, अगर ये बिजनेस इनकम माना गया ना, रॉयल्टी नहीं, नॉर्मल बिजनेस इनकम, तो GoDaddy को इंडिया में टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग का इंडिया में पी है ही नहीं, तो इंडिया में टैक्स ही नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको रॉयल्टी मान लिया ना, तो वेदर दे हैव पी इन इंडिया नॉट पी इन इंडिया, दे विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। और पता है इंडिया से तो वो लोग रॉयल्टी कमाते, तो रॉयल्टी का तो सेक्शन भी था 115A, उनको 20% टैक्स लग जाएगा। अरे फॉरेन कंपनी इंडिया से रॉयल्टी कमाती 20% टैक्स लगता है, लेकिन इधर क्वेश्चन ही क्या है, इसको रॉयल्टी गिन सकते हैं क्या। रॉयल्टी का नाम क्यों उठा, क्योंकि एक बार ऊपर ऊपर से क्या लगता है, शिरीष सर को एक वेबसाइट का नाम मिल गया। एक्चुअली रॉयल्टी कब बोलते हैं मैं, किसी और का ब्रांड नेम, किसी की और की जायदाद अगर मैं यूज करने का राइट मिले ना, तब उसका रॉयल्टी होता है। जैसे मैकडोनल्ड्स एक फेमस नाम है, अब मैकडी वाला नाम मुझे यूज करने मिला ना, तब मैं रॉयल्टी दूंगा। लेकिन ये वेबसाइट का नाम कौन चूज किया था, मैं चूज किया था। ये GoDaddy.com की कोई जायदाद नहीं थी। आई सिलेक्टेड वेबसाइट नेम cashirishwas.com। मैंने तो एक्चुअली 3-4 चॉइस रखी होगी, व्यास.com, primevision.com, shirishvyas.com, sv.com, ये सब नाम हम चूज करते।
वो लोग अप्रूव करके देते। तो मेरा चूज किया हुआ नाम मेरी जायदाद है यार, और मेरी जायदाद के लिए मैं फीस दूं, वो रॉयल्टी थोड़ी है। हाँ, किसी और का नाम, किसी दूसरों का नाम मुझे यूज करना मिले तो उनका ब्रांड, उनका गुडविल मुझे मिल रहा है, फिर बदले में मैं पैसा दूं तो रॉयल्टी भी होता है। लेकिन ये तो मेरा ही चूज किया हुआ नाम था, CAShirishvyas.com, वो खाली अप्रूव होके मिला है, तो वो थोड़ी कोई रॉयल्टी माना जाएगा। इट इज नॉट अ रॉयल्टी, इट इज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की फीस दी है। मेरे लिए तो नॉर्मल खर्चा है और उनके लिए नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल मतलब ये उनका धंधा है, लोगों का डोमेन नेम रजिस्टर करना, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम इंडिया में कब टैक्स जाएगी? जब इन लोग का इंडिया में पीई है, और इन लोग का इंडिया में पीई नहीं था तो उनको इंडिया में टैक्स ही नहीं आएगा इस चीज का। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोले, नहीं हम तो इसको रॉयल्टी गिनेंगे, और रॉयल्टी मान लिया ना तो इंडिया में पी हो के ना हो टैक्स आ जाता है। बराबर है, रॉयल्टी हो गया तो टैक्स आ जाता, क्योंकि उधर पी होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रॉयल्टी होता तो ना, इधर रॉयल्टी है ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता ना, मैं गो डैडी को बोला मैं अपनी है ना वेबसाइट गो डैडी नाम से रखूं, ये देखो मेरी इच्छा क्या थी, मैंने उनको क्या बोला, आपका जो गो डैडी नाम है ना बहुत फेमस है, मैं अपनी वेबसाइट ये नाम से चलाऊं, तब मैं उनका नाम यूज करने की इच्छा रख रहा हूं। देन मैं जो पेमेंट करूंगा दैट विल बी अ रॉयल्टी, तो अलग चीज है। ये तो मेरा ही चूज किया हुआ नाम अप्रूव हो रहा है, तो इसमें किस बात की रॉयल्टी? तो सी ये क्या लिखा था, इज इट रॉयल्टी? नो, एंड बिकॉज इट इज नॉट अ रॉयल्टी इट विल नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया। क्योंकि सी उन लोग का इंडिया में पी ही नहीं है ना। एक्चुअली GoDaddy.com को क्या बोलेंगे, तेरा धंधा है लोगों का डोमेन नेम रजिस्टर करना, तो वो धंधे में जो कमाया तेरा रूटीन बिजनेस इनकम है, और रूटीन बिजनेस इनकम इंडिया में तब टैक्स जाएगी जब इंडिया में पी है, और पी नहीं था इसलिए नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये देखो इसका आंसर कैसे पेश करना चाहिए, लुक हियर क्या लिखा है पढ़ो। रॉयल्टी शब्द का डेफिनेशन सेक्शन 9 में दिया हुआ है। ये तो क्या ले, रॉयल्टी मीन्स, पढ़ो ना, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स, मीन्स कोई अपना राइट्स मुझे दे रहा है। जैसे GoDaddy.com अपना ही नाम मुझे यूज करने देवे ना, देन ही इज गिविंग हिज राइट्स, सो देयर हैज टू बी ट्रांसफर ऑफ राइट्स। बट आर दे ट्रांसफरिंग सम राइट्स, और दे आर गिविंग अप्रूवल ऑफ माई ओन नेम, दे आर गिविंग अप्रूवल ऑफ माई ओन क्रिएटेड नेम shirishvyas.com। तो रॉयल्टी कब होता है, व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ राइट्स। बट ये देखो क्या लिखा है, बाय प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, assessee is not transferring any right to use the name, and domain name is not the property of assessee। मतलब GoDaddy.com की जायदाद नहीं थी, shirishvyas.com मेरा पहचान है, वो उनकी जायदाद थोड़ी है। Hence it cannot be treated as royalty, it's a business profit and it cannot be taxed in India in absence of PE। ये सब रिसेंट केसेस है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। फिर लास्ट वाला केस लो, लास्ट ये, कैन असेसी क्लेम क्रेडिट ऑफ फॉरेन टैक्स इफ ही फेल्स टू सबमिट फॉर्म 67 ऑन टाइम। सी मैंने तुमको है ना डबल टैक्सेशन का टॉपिक पढ़ाया था, उस वक्त मैंने बोला था कि अपना जब डबली टैक्स होता है ना इनकम, तो अपने को लास्ट में क्रेडिट मिलता है उसका। लास्ट में कब? एड सरचार्ज, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बाद अपने को जो फॉरेन में टैक्स अपने चुकाए थे ना, वो लेस करने मिलता है। ओके, लेकिन वो लेस करना है ना, तो उसके लिए मैंने तुमको है ना रूल नंबर 128 करके बोला था। वो मालूम है, मैंने डबल टैक्सेशन के सम्स में एक लास्ट सम था, उसमें मैंने रूल का कोटेशन दिया था कि रूल नंबर 128 में ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं तो ही अपना डबल टैक्स का रिलीफ मिलता है, और उन डॉक्यूमेंट्स में एक फॉर्म नंबर 67 भी सबमिट करना पड़ता है। ओके, और फॉर्म 67 सबमिट करने के लिए मालूम है एक टाइम लिमिट है, अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। सी पुराने जमाने में फॉर्म 67 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक सबमिट करना पड़ता था, और अभी सबमिट करना पड़ता अप टू द एंड ऑफ AY। बट वो सबमिट करोगे तो ही डबल टैक्सेशन की रिलीफ मिलेगी।
तो इधर क्या झगड़ा हुआ था, इधर एसएससी ने फॉर्म 67 सबमिट तो किया था लेकिन टाइम पे नहीं, थोड़ा लेट किया था। और लेट किया ना तो इनकम टैक्स वाले बोले नहीं प्लीज कम ऑन टाइम, आपने फॉर्म 67 लेट सबमिट किया है तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। रिलीफ दे ही नहीं रहे थे वो लोग। कौन सी रिलीफ? डबल टैक्सेशन रिलीफ। ये पता है फॉर्म 67 क्या होता है? मैंने पढ़ाया था कि अपने फॉरेन में जो इनकम शो की है, फॉरेन में जो टैक्स भरा है उसका समरी होता है कि अगर मैंने कोई सिंगापुर कंट्री में कुछ इनकम दिखा के टैक्स भरा है ना तो एक फॉर्म में भर के देना पड़ता है और वो भरना ज़रूरी है। लेकिन लफड़ा क्या हुआ, इन लोगों ने भरा था बेचारों ने फॉर्म लेकिन लेट हुआ था। तो सी इधर जजमेंट क्या आया, सी लॉ का इरादा क्या है कि फॉर्म 67 सबमिट होना चाहिए। अब ठीक है सबमिट होने का डेडलाइन रख दिया है बट उसका मतलब नहीं कि डेडलाइन इतनी कट्टर है कि वो डेडलाइन तक सबमिट नहीं किया तो आपको रिलीफ ही नहीं देंगे। ठीक है डेडलाइन तो क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि लॉ हवे में नहीं हो सकता है। लॉ ऐसा तो नहीं बोल सकता है फॉर्म 67 भर देना भर देना। अब भर देना करके तो कोई लॉ नहीं बन सकता है। लॉ बनाने वालों को टाइम रखना पड़ता है कि आप फॉर्म 67 ये तारीख तक भर देना। अब वो ये तारीख तक भर देना वो तो लॉ में लिखना पड़ता है, लेकिन किसी बंदे ने वो तारीख तक न भर के लेट भरा तो उसको गुनहगार मत समझो। फॉर्म 67 भरने का कॉम्प्लायंस तो उसने किया ही है तो उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, ये जजमेंट था। और इनकम टैक्स वाले उसको रिलीफ नहीं दे रहे थे। ये किसका केस था? दोराई स्वामी कुमार स्वामी, दोराई स्वामी कुमार स्वामी, इसके केस में था कि रिलीफ मिलेगा। तो एग्जाम में क्या लिखोगे? फॉर्म 67 सबमिट करना इज कंपल्सरी। अगर ये फॉर्म सबमिट ही नहीं किया होता तो रिलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन सबमिट किया था, थोड़ा लेट हो गया तो उसमें रिलीफ विल नॉट बी डिनाइड, रिलीफ शुड बी गिवन। पढ़ो ये इधर रूल 128 को मेंशन करना पड़ेगा। से तुम लोगों को याद नहीं होगा लेकिन ये रूल का नाम भी मैंने अपने लेक्चर्स वीडियो लेक्चर में लिया था। वो डबल टैक्सेशन के सम्स में लिया था मैंने रूल का नाम, और उसको मैंने बताया भी था कि फॉर्म 67 के साथ एक और सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है। तो और फॉर्म 67 भरने में इन लोग देरी हो गई थी। तो पढ़ो क्या लिखा है। एज पर रूल 128 credit of foreign tax is allowed on furnishing specified documents which also includes form 67. Earlier form 67 was required to be filed up to the due date of filing return. Now it is required to be filed up to the end of the AY. फिर देखो क्या लिखा है, ये तो मैंने खाली प्रोविजन लिखा है। अब देखो कंक्लूजन, credit of foreign tax shall be denied if form 67 is not filed. फाइल ही नहीं किया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कैनॉट बी डिनाइड इफ देर इज अ डिले इन फाइलिंग। मीन्स किसी ने फाइल किया, लेट हुआ है लेकिन फाइल तो किया ना, तो क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट कब नहीं मिलता? जब फाइल ही नहीं करोगे तो तुमने उस रूल की इज्जत ही नहीं की तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन फाइल कर दिया, लेट हुआ तो चलता है। तो ये रिसेंट केस लॉस में ये आखिरी वाला केस था। ओके।